हाँ तो दोस्तों, दिस इज मी समझ जय। आज का वीडियो होने वाला है एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। हर बार की तरह देखो कॉन्सेप्ट तो देखेंगे, इसी के साथ साथ नीट में 20 सालों में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो बिना देरी के बेहतरीन वीडियो को। हाँ तो दोस्तों, यार देखो हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और अब शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है यार, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मॉडल्स को। ठीक है, क्या देखो यार, सबसे पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मॉडल्स को। इसमें पहला मॉडल आता है थॉमसन मॉडल। इसमें पहला मॉडल आता है जी थॉमसन मॉडल। तो देखो थॉमसन साहब ने क्या कहा था कि जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होते हैं। एटम क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इसमें धसे होते हैं, इम्बेडेड होते हैं। एक बार वापिस क्या थॉमसन साहब ने कहा क्या कहा कि जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन क्या है? इसमें इम्बेडेड होते हैं। ये होता है थॉमसन मॉडल। इसको यार हम वाटरमेलन के एग्जांपल से बेहतरीन तरह से समझ सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा ये वाटरमेलन है, तो इसमें जो रेड पल्प है इसका, ये क्या है? ये तो है एटम। और ये जो ब्लैक ब्लैक सीड है इसके, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। तो देखो यार ये क्या है, देखो जो रेड रेड पार्ट है ये तो हो गया एटम। ठीक है, और इसमें जो ब्लैक सीड है उसके अंदर धसे हो गए, इम्बेडेड है, वो हो गए इलेक्ट्रॉन। ठीक है यार, थॉमसन साहब ने साहब जो थे उन्होंने यही कहा था कि जो एटम है वो क्या होता है जी, वो होता है स्फीयर होता है। ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज जो इसके अंदर धसे होते हैं। ये था थॉमसन मॉडल। ज़्यादा काम का नहीं है यार, क्वेश्चन भी नहीं आते हैं इनसे। अब देखो आगे चलते हैं यार, एक और मॉडल है रदरफोर्ड मॉडल। इसको भी हम फटाफट देख लेते हैं। ये भी यार कोई ज़्यादा काम का नहीं है। ठीक है, देखो एक साइंटिस्ट है रदरफोर्ड। उन्होंने क्या किया, गोल्ड फॉइल ली। ठीक है, गोल्ड फॉइल ली और इस पे बम्बार्डमेंट करा दी अल्फा पार्टिकल्स की। अल्फा पार्टिकल्स की क्या करा दी? बम्बार्डमेंट करा दी। देखो अल्फा पार्टिकल आपको पता होगा पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो देखो यार इन्होंने क्या दिखा, ध्यान से देखना। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे के सीधे निकल गए, कोई भी डेविएशन नहीं हुआ इनमें। कुछ अल्फा पार्टिकल में डेविएशन हुआ, ठीक है, थोड़े से मुड़ गए, है ना, ऐसा डेविएशन हुआ, थोड़े से मुड़ गए। और केवल एक ही ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो क्या अपने पास से 180 पे डेविएट हो गया, जिस दिशा में आया उसी दिशा में वापस मुड़ गया। ठीक है, एक बार वापस देखो, रदरफोर्ड साहब थे, उसने गोल्ड फॉइल ली एक। ठीक है, गोल्ड फॉइल ली और इस पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करा दी। उन्होंने क्या देखा कि जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल है वो सीधे के सीधे निकल गए, कोई डेविएशन नहीं हुआ। कुछ अल्फा पार्टिकल में डेविएशन हुआ और केवल एक ऐसा पार्टिकल था जो 180 पे डेविएट हो गया। अब देखो यार रदरफोर्ड जो थे उन्होंने कुछ रिजल्ट निकाले इनके एक्सपेरिमेंट से। देखो इन्होंने क्या देखा कि यार देखो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल है वो सीधे के सीधे ही निकल रहे थे, यानी मोस्ट ऑफ द एटम का पार्ट जो है वो इम्प्रिटी है। ठीक है, क्या देखो उन्होंने क्या देखा है, देखो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल है वो सीधे के सीधे ही निकल रहे थे, उनको कोई डेविएशन फील नहीं हो रहा था। ठीक है, यानी जो मैक्सिमम पार्ट है एटम का वो एम्प्टी है। दूसरा क्या देखा यार इन्होंने, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या डेविएट हो रहे थे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एटम के अंदर कोई पॉजिटिवली चार्ज कंसंट्रेट जगह पर मौजूद है। ठीक है, क्या देखो क्या हो रहा था, देखो कुछ अल्फा पार्टिकल है वो अपने पास से डेविएट हुए, यानी कहीं पॉजिटिव चार्ज है जो क्या है, कहीं कंसंट्रेट जगह पर मौजूद है, जहाँ क्या है, जो क्या है इसे रिपल्सन दे रहा है। देखो यार अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव, और अगर कोई अंदर पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, इसको रिपल करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन हो रहा है, तो इनको ये समझ में आया यार कोई ना कोई यार इसके अंदर क्या है, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है जो कंसंट्रेट है किसी जगह पे, इसीलिए क्या है रिपल्सन दे रहा है। और इन्होंने क्या देखा है, एक केवल एक अल्फा पार्टिकल है वो 180 पे क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो गया, या कह दो 180 पे क्या होगा, रोटेट हो गया। इससे यार ये प्रूफ हुआ कि जो एटम है उसका सारा का सारा मास है पॉजिटिव चार्ज की एक छोटी सी जगह पे मौजूद है, जिसको हमने क्या न्यूक्लियस बोल दिया था। तो यार यही था कुल मिला के रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे हम जो पढ़ने वाले हैं यार वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो आगे हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आगे हम पढ़ने वाले हैं जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, देखो यार वैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं इसे बहुत ही डिटेल में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, यहाँ भी हम थोड़ा देख लेते हैं। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है
उनको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और देखो यार, मैंने अभी बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, इसलिए यार क्या है, ये स्पेस में भी ट्रेवल कर सकती है। और देखो स्पेस में इसकी स्पीड हो जाएगी सी के बराबर, यानी 3 × 10⁸, ठीक है। और देखो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। देखो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, लैम्डा इंटू न्यू। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, और न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी, ठीक है। एक बार वापस देखो, वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इंटू न्यू। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, और न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन आया था नीट 2021 में, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो फ्रिक्वेंसी दे रखी है हमको, स्पीड भी दे दी, यानी कह दो वेलोसिटी भी दे दी, और हमको वेवलेंथ पूछी है, ठीक है, यानी लैम्डा पूछा है। तो देखो यार, अभी हमने देखा, देखो वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी बराबर क्या होता है जी, वेलोसिटी बराबर लैम्डा इंटू न्यू, यानी फ्रिक्वेंसी, ठीक है। देखो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू पता है, वेलोसिटी दे रखी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर 3 × 10⁸ शायद मिसप्रिंट हो गया, 3 × 10⁸ होती है, ठीक है, लाइट ऑफ स्पीड, ठीक है जी। तो देखो यार, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, तो देखो यार वेलोसिटी होगी 3 × 10⁸, ठीक है। फ्रिक्वेंसी कितनी है जी, फ्रिक्वेंसी है 1368 किलो हर्ट्ज में। तो यार देखो 10⁻³ हो जाएगा, और लैम्डा हमको पता करना है, ठीक है जी। तो सॉल्व करोगे, ठीक है, तो लगभग हो जाएगा 220, यानी फर्स्ट क्या बराबर, ठीक है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है जी। फिर इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो ये भी देख लो एक बार। देखो यार, यहाँ है 10⁻³, यहाँ है 8, ठीक है, 3 यहाँ से हटेगा, ये 5 रह जाएगा, ठीक है जी। अब देखो यार, यहाँ क्या रहेगा, 3 × 10⁵ डिवाइड बाई 1368, यार अब इसको सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो दोस्तों यार, अब हम बात करने वाले हैं आगे नीट 2013 के क्वेश्चन की। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है, वेवलेंथ की पूछी वैल्यू पूछी हमसे नैनोमीटर में, और वेलोसिटी या कह लो स्पीड की वैल्यू भी दे रखी है, जो कि इक्वल है लाइट की स्पीड के बराबर, ठीक है। तो देखो अभी भी हमने पढ़ा वेलोसिटी बराबर क्या होता है जी, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इस वेलोसिटी बराबर होता है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो देखो यार, वेलोसिटी की वैल्यू है 3 × 10⁻17 नैनोमीटर, क्या रहता है नैनोमीटर में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी है 6 × 10⁻15, और लैम्डा हमको पता करना है। तो देखो यार, इसको डिवाइड करोगे, 3 × 10⁻17 डिवाइड बाई 6 × 10⁻15, तो ये आंसर आ जाएगा लैम्डा का 50 के बराबर, ठीक है। और ये 50 क्या है, ये नैनोमीटर, इसकी यूनिट क्या है, नैनोमीटर, क्योंकि लाइट की स्पीड ऑफ लाइट है वो भी नैनोमीटर में थी, तो लैम्डा किसमें है, नैनोमीटर में। और देखो यार क्वेश्चन पढ़ो, वेवलेंथ है उसकी वैल्यू हमको नैनोमीटर में बतानी है, तो देखो आंसर आ जाएगा सी, 50 नैनोमीटर, ठीक है। देखो हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, आगे हम बात करने वाले हैं जी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की, ठीक है। देखो यार, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, वैसे यार बहुत डिटेल में मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा जाता है इसको, ठीक है। देखो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि जो एनर्जी है वो न तो यार कंटिन्यूसली इमिट होगी, न ही कंटिन्यूसली क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। एनर्जी है वो डिस्क्रीट पॉकेट के फॉर्म में क्या होती है, इमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। एक बार वापस क्या, प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि जो हमारी एनर्जी है वो कंटिन्यूसली ना तो एब्जॉर्ब होती है, ना ही इमिट होती है। ये छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में क्या होती है, इमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी। और ये जो पॉकेट्स है इनको बोलते हैं क्वांटम, या विजिबल लाइट में इन्हीं को हम बोल देते हैं फोटोन, इन्हीं को हम बोल देते हैं फोटोन, ठीक है। क्योंकि एक फॉर्मूला आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। एनर्जी बराबर होता है एच इंटू फ्रिक्वेंसी, यानी न्यू के बराबर। और एच की वैल्यू क्या होती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, 6.6 इंटू 10⁻−13, ठीक है, एच की वैल्यू है ये, ठीक है। तो देखो यार, इस फॉर्मूले को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, एच सी बाई लेमडा। देखो सी यानी स्पीड, ठीक है, बराबर होते हैं लैम्डा इंटू न्यू के। तो देखो न्यू बराबर क्या होता है, एक सेकेंड, न्यू बराबर क्या हो गया जी, ये न्यू बराबर हो गया सी बाय लैम्डा, ठीक है। तो न्यू की जगह आ गया सी बाय लैम्डा, तो ये बराबर हो गया एस सी बाय लैम्डा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सर पहले भी पढ़े होंगे आपने फिजिक्स में। एक तो क्या, देखो ई बराबर होता है एस इंटू न्यू, एच की वैल्यू क्या होती है 6.6 इंटू 10⁻−34, ये क्या है, कॉन्स्टेंट है एक, ठीक है। और देखो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी बाय लैम्डा, ठीक है। तो देखो यार, ये इस तरह भी लिख सकते हैं एस सी बाय लैम्डा, इस फॉर्मूले को, ठीक है जी। अगर एक बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है एआईपीएम 2011 में, ठीक है। एनर्जी है E1 और E2, इसकी वैल्यू दे रखी है कि 25, और E2 की वैल्यू दे रखी है 50, और हमको λ1 और λ2 है, इसका रिलेशन पूछा था। तो देखो अभी अभी हमने पढ़ा, देखो E बराबर क्या होता है, एच सी बाय लैम्डा, यानी ई है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के, ठीक है जी। यानी देखो E1 बाय E2,
बराबर हो जाएगा λ2/λ1 के, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी। E1 की वैल्यू है 25, E2 की वैल्यू है 50, बराबर λ2/λ1। ठीक है, तो देखो यार ये कट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बच जाएगा 1/2 λ2/λ1, ये आ जाएगा इसका रिलेशन। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखो यार आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो हमारा फाइनल आंसर आएगा 1/2 λ2/λ1। ठीक है, तो देखो ये इधर जाएगा λ1 बराबर हो जाएगा 2 λ2। ठीक है, तो यार यही ऑप्शन में होगा कहीं फर्स्ट। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सॉल्यूशन यहाँ भी है, इसे भी आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, देखो यार एक बार ऑफिस हम रिवीजन कर लेते हैं। देखो ई बराबर होता है Hc/λ, लेमडा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यार। ठीक है, एनर्जी। ठीक है, तो यार फॉर्मूला लगा दो आसान सा। ठीक है, E1/E2 बराबर हो जाएगा λ2/λ1 के। ठीक है, हमने वैल्यू पुट की और आसानी से आंसर आ गया। ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों यार अब हम बात कर लेते हैं AIPMT 2014 के क्वेश्चन की। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में हमको एनर्जी की वैल्यू पूछ रखी है और लैम्डा की वैल्यू दे रखी है कितनी, 45 नैनोमीटर। देखो नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे यहाँ, तो 45 इंटू 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो सिंपल सा फॉर्मूला होता है Hc/λ, ये अभी भी हमने देखा। ठीक है, एच की वैल्यू दे रखी है ना, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। सी की वैल्यू कितनी होती है वैसे दे भी रखी है, 3 इंटू 10⁸। लैम्डा है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 नैनोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने इंटू। ठीक है, 45 इंटू 10⁻⁹ मीटर। यार इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा डी, ये इसका आंसर है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला लगाना था बस, ई बराबर Hc/λ। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है नैनोमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। बस यार वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा बहुत ही आसानी से। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं। आगे यार हम बात करने वाले हैं बोहर्स मॉडल की। ठीक है, आगे यार हम बात करने वाले हैं बोहर्स मॉडल की। तो देखो यार पहली लाइन क्या है बोहर्स मॉडल के लिए, ये केवल और केवल वैलिड है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। ये केवल और केवल वैलिड है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। जैसे देखो हाइड्रोजन, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, हीलियम प्लस एक ही इलेक्ट्रॉन है, लिथियम प्लस 2 एक ही इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम प्लस 3 एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये केवल और केवल वैलिड है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। अब देखो यार बोहर्स मॉडल में हम आगे चलते हैं। ठीक है, देखो बोहर्स मॉडल की दूसरी लाइन ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि देखो यार जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखो पता होगा, देखो एटम में क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस होगा, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो यार ये जो इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं न्यूक्लियस के, वो एक फिक्स सर्कुलर पाथवे में ही रोटेशन दिखाते हैं। एक फिक्स सर्कुलर पाथवे होता है जिससे में क्या है, इलेक्ट्रॉन है चारों ओर रोटेट करते हैं न्यूक्लियस के। ठीक है, और इन फिक्स सर्कुलर पाथवे को हम बोलते हैं ऑर्बिट, इनको हम बोलते हैं जी ऑर्बिट। ठीक है, तो हम बात करें यार, देखो ये है एटम, इसके बीच में है न्यूक्लियस और इसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो यार ये जो चक्कर लगा रहे हैं वो फिक्स सर्कुलर पाथ में ही चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। ये देखो ये एक ऑर्बिट हो गया, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, और ये हो गया फोर्थ ऑर्बिट। और इनकी यार ऑर्बिट है, उनकी भी एक फिक्स एनर्जी होती है जिसकी हम बात अभी आगे करेंगे। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, क्या देखो एक तो क्या है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं वो फिक्स पाथ में, फिक्स सर्कुलर पाथ में ही चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं ऑर्बिट। ये हो गया एक, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट। ठीक है, असल में जो एनर्जी है वो इन ऑर्बिट की होती है, ना कि इलेक्ट्रॉन की, ये भी याद रखना। और कितनी होती है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, और देखो यार बोहर्स मॉडल है, उसके यार एक और बात, क्या देखो बोहर साहब ने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन है उसी ऑर्बिट में रोटेट कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम यानी MVR है वो बराबर हो NH/2 के। क्या देखो यार बोहर साहब ने क्या बोला कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रोटेट कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम बराबर हो NH/2 के। ठीक है, और देखो यहाँ एन क्या है, वो इंटीजर होना चाहिए यानी 1 2 3। ठीक है, क्या एन हमेशा इंटीजर ही होना चाहिए यानी 1 2 3 यही होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हम तीन फॉर्मूलों की बात करने वाले हैं जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला है रेडियस का फॉर्मूला। ठीक है, देखो रेडियस है का फॉर्मूला क्या आता है, देखो रेडियस बराबर होती है 0.529 इंटू n²/z। ठीक है, देखो यार ये एन जो है वो क्या है, ऑर्बिट नंबर। एन का मतलब है यार ऑर्बिट नंबर। तो देखो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, 0.529 इंटू n² बाई जेड, एंगस्ट्रॉम में, है ना। तो देखो यार ये याद रहे ना रहे,
ये जरूर याद रखना, जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एन स्क्वायर की, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जेड। और जेड क्या है जी? जेड है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो रेडियस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एन स्क्वायर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी जेड यानी एटॉमिक नंबर की। ठीक है, रेडियस हमने पढ़ी अभी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था नीट 2022 में। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखो, इफ रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन इज 105.8। ठीक है, तो देखो यार हमको है सेकंड बोहर ऑर्बिट यानी एन की वैल्यू होगी 2। ठीक है, देखो एन क्या दिखा रहा था, एन दिखा था ऑर्बिट नंबर को, तो सेकंड बोहर ऑर्बिट यानी एन की वैल्यू होगी 2। ठीक है, हीलियम की बात की जा रही है तो यार एटॉमिक नंबर होता है 2, है ना। हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। ठीक है, और इसकी रेडियस हमको दे रखी है हीलियम की जी, कितनी जी? 105.8। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट। थर्ड बोहर ऑर्बिट यानी एन बराबर 3। लिथियम प्लस 2 यानी जेड हो गया 3। एटॉमिक नंबर क्या होता है लिथियम का? 3। ठीक है, और देखो हमको क्या पूछा है, इसकी रेडियस पूछी, इसकी रेडियस पूछ ली। तो देखो अभी अभी हमने पढ़ा क्या, रेडियस बराबर क्या होता है? एन स्क्वायर बाय जेड, एन स्क्वायर बाय जेड। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे यार, बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा। देखो तो देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले इक्वेशन बना लेते हैं। देखो रेडियस ऑफ हीलियम क्या हो जाएगा? ठीक है, एन स्क्वायर बाय हीलियम बाय जेड हीलियम। ठीक है, और रेडियस ऑफ लिथियम क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर बाय लिथियम बाय जेड ऑफ लिथियम। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो रेडियस जो है, एक सेकेंड, रेडियस है हीलियम की वो है 105। ठीक है, रेडियस और लिथियम हमको निकालनी है। ठीक है, एन की वैल्यू लिथियम की कितनी है जी? 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, जेड की वैल्यू कितनी है जी? हीलियम है, 2 होती है एटॉमिक नंबर। ठीक है, एन स्क्वायर ऑफ लिथियम। ठीक है, देखो ऑर्बिट नंबर 3 दे रखा था। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, और लिथियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा जी कितना? 3। ठीक है, तो ये हो जाएगी इक्वेशन। अब देखो यार 2 और 4 को काट देते हैं, 2 आ जाएगा, 3 से 9 जाएगा 3 बार। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा? 2/3। ठीक है, एक बार वापस देखो, 2 से 4 2 बार गया, 3 से 9 3 बार गया, तो यहाँ हमारे पास क्या बच गया पूरे में? 2/3। ठीक है, अब देखो यार ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 105 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से और डिवाइड हो जाएगा 2 से। ठीक है, देखो यार, देखो यार यहाँ समझ लेते हैं। देखो 105 डिवाइड बाय रेडियस ऑफ लिथियम। ठीक है, बराबर आ गया हमारे पास 2/3। ठीक है यार, ये मल्टीप्लाई होगा, इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो रेडियस ऑफ लिथियम है वो आ जाएगा 105 इंटू 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, देखो यार इसको सॉल्व करेंगे, रेडियस ऑफ लिथियम कितना आ जाएगा? देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 315 डिवाइड बाई 2, तो लगभग लगभग 158 के पिकोमीटर के बराबर आ जाएगी रेडियस। ठीक है, देखो यार हमारा जो आंसर है वो सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है, सेकंड आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है जी, अब देखो अगला फॉर्मूला है वेलोसिटी का। देखो वेलोसिटी बराबर होता है 2188 इंटू 10⁶ इंटू जेड बाई एन के। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टू, एक सेकेंड, 2188 इंटू 10⁶ इंटू जेड बाई एन। ठीक है, तो यार ये याद रखो या ना रखो, ये याद रखना, जो वेलोसिटी है डायरेक्टली प्रपोज होती है जेड यानी एटॉमिक नंबर की, और इनवर्सली प्रपोज होती है ऑर्बिट नंबर की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अब यार हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं एनर्जी के फॉर्मूले की, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है तीनों फॉर्मूले में। देखो एनर्जी बराबर क्या होता है? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या जी? एनर्जी बराबर होती है -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ठीक है, और एनर्जी है, ठीक है यहाँ भी यार ये बात जरूर याद रखना, एनर्जी है वो डायरेक्टली डायरेक्टली प्रपोज होती है जेड स्क्वायर के, और इनवर्सली प्रपोज होती है एन स्क्वायर के। ठीक है, क्या देखो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रपोज होगी जेड स्क्वायर के, और इनवर्सली प्रपोज होगी एन स्क्वायर के। ठीक है, तो देखो यार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। देखो सेकंड बोहर ऑर्बिट के लिए एनर्जी है -328। ठीक है, अब देखो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के, तो देखो एन की वैल्यू है 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ बोर ऑर्बिट की हमको एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो एन का देखो एन की वैल्यू हो जाएगी 4, इसका स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो देखो यार इस तरह से आ गया ये। अब देखो कुछ भी नहीं है, देखो एन का स्क्वायर होता है 16, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये कटेगा 4 हो जाएगा, 4 नीचे आएगा। ठीक है, तो देखो ई 4 एनर्जी है फोर्थ ऑर्बिट की वो हो जाएगी -328 किलो जूल डिवाइड बाई 4, यानी
आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो यार इस तरह से ये भी खत्म हुआ है एआई पिमटे 2005 का क्वेश्चन। ठीक है जी। अब देखो हम आगे चलते हैं। आगे हम क्या करने वाले हैं, जो ऑर्बिट्स है इनकी एनर्जी कितनी होगी ये हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो हम पहले ऑर्बिट, ठीक है ये जो ऑर्बिट है पहला वाला n = 1, इसकी एनर्जी हम देखने वाले हैं। देखो एनर्जी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, -13.6 इंटू Z²/n²। हम हाइड्रोजन की बात करें तो Z एक हो जाएगा। ठीक है, और n कितना हो जाएगा, वो भी 1 है। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, -13.6। ठीक है, तो पहला ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी -13.6। ठीक है, अब दूसरे ऑर्बिट की देखें तो देखो दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी क्या हो जाएगी, देखो ये है दूसरा ऑर्बिट। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ, जो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6। जेड की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू होगी 2, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ एनर्जी आ जाएगी -3.4। ठीक है, इस तरह से तीसरे की देखें, तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी, तो देखो यार -13.6, जेड की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, एन स्क्वायर, एन का स्क्वायर, तो तीसरी ऑर्बिट की, हम तीसरे ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो 3 का स्क्वायर यानी 9, तो यहाँ एनर्जी हो जाएगी -1.51। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ की हो जाएगी -0.85। ठीक है, अब देखो यार एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, देखो यार पहला ऑर्बिट है, इसमें एनर्जी -13.6, और दूसरा ऑर्बिट है, इसमें एनर्जी है -3.4। यानी एनर्जी ज़्यादा किसमें है यार, देखो माइनस, यहाँ चिन्ह देखना माइनस में है। ठीक है, ये मत कहते ना पहले की एनर्जी ज़्यादा है, नहीं, एनर्जी दूसरे की ज़्यादा है, क्योंकि यह -3.4 है और यह -13.6 है, यानी माइनस में 13.6 है, माइनस में 3.4 है, यानी एनर्जी ज़्यादा इसकी है। ठीक है, और तीसरा ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी और ज़्यादा है, कितनी, -1.51। ठीक है, फोर्थ की और ज़्यादा है, 0.85। ठीक है, तो एनर्जी ज़्यादा कहाँ है, सबसे ज़्यादा है सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में। जैसे जैसे हम अंदर आ रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। क्या एनर्जी कम होती जा रही है, तो देखो अब ध्यान से सुनना। देखो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले ऑर्बिट से अंदर वाले ऑर्बिट में आएगा, तो क्या है, ज़्यादा वाले एनर्जी ऑर्बिट से कम वाले एनर्जी वाले ऑर्बिट में आ रहा है, तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी इमिट करेगा। और देखो यार कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर कम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी पे जाएगा, तो क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्व करेगा। ठीक है, तो एक बार वापस, जैसे हम एग्जांपल लें, है ना, कोई इलेक्ट्रॉन n2 यानी दूसरे नंबर के ऑर्बिट से फर्स्ट वाले ऑर्बिट में आ रहा है। अब देखो दूसरा ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी कितनी है, -3.4, और फर्स्ट वाले की -13.6। अब इसको खाना है दूसरे से पहले में, यानी देखो यार इसको अपनी एनर्जी कम करनी पड़ेगी। देखो यहाँ तो एनर्जी -3.4 यानी ज़्यादा है, यहाँ कम है, कितनी, 13.6, यानी ये इलेक्ट्रॉन अपनी कितनी एनर्जी कम करेगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इमिट करेगा। ठीक है, उल्टा देखे तो अगर मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन है, इसको पहले से दूसरे में जाना है, यानी 13.3 है, ठीक है 13.6 है सॉरी, से 3.4 पे आना है। ठीक है, यानी इसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए यार, देखो यहाँ एनर्जी कम है, इस वाले ऑर्बिट में एनर्जी ज़्यादा है, यानी इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो यार कितना एब्जॉर्प्शन होगा एनर्जी का, 10.2। ठीक है जी, इस तरह से यार देखो अगर कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तीसरे नंबर के ऑर्बिट से पहले में आ रहा है, ठीक है, तीसरे से पहले में आ रहा है, यानी हायर एनर्जी लेवल है ये तीसरा वाला, इसे लोअर एनर्जी लेवल पे आ रहा है, तो इसको कितनी एनर्जी एब्जॉर्व करनी पड़ेगी, देखो यहाँ एनर्जी कितनी, -1.5 पर, और यहाँ एनर्जी रह जाएगी -13.6। ठीक है, यानी यार इसको अपनी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी करनी पड़ेगी, इमिट करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो देखो यार जरूर याद रखना, कभी भी हायर लेवल, सॉरी हायर एनर्जी लेवल से हम लोअर एनर्जी लेवल पे आएंगे तो एनर्जी इमिट करेंगे, और लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर जाएंगे तो एनर्जी एब्जॉर्व करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो एक और बात, यार अगर मैक्सिमम एनर्जी की बात की जाए, ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा होगा, इनफाइनाइट से। ठीक है, इनफाइनाइट से आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर मिनिमम एनर्जी की बात की जाए तो जस्ट आगे वाले, जस्ट ऊपर वाले ऑर्बिट से आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो एक बार वापस, अगर मैक्सिमम एनर्जी की बात की जाए तो मैक्सिमम एनर्जी कब इमिट कर सकता हो सकती है, जब इलेक्ट्रॉन बहुत दूर यानी इनफाइनाइट से आ रहा हो। ठीक है, बहुत सारी एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। और मान लो यार मिनिमम एनर्जी की बात की जाए तो देखो यार अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को पहले पे आना है, तो यार जस्ट ऊपर वाले से आएगा तो मिनिमम एनर्जी एमिट करेगा, कितनी हो गया, 10.2। अगर इसको ऊपर से आया तो ज़्यादा करेगा, इसको और ऊपर से आया तो ज़्यादा करेगा,
और अगर इनफाइनाइट से है तो बहुत ज़्यादा करेगा, तो ये मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगी, है ना। यार मैक्सिमम एनर्जी की बात की जाए या मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी की बात की जाए, तो देखो यार एनर्जी है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्वेंसी, तो भी क्या होगा यार, इनफाइनाइट से आएगा इलेक्ट्रॉन। और मिनिमम वेवलेंथ देखो, एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्या, वेवलेंथ, ठीक है। लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के, ठीक है। देखो फॉर्मूला पढ़ा था हमने, ये बराबर एस सी बाई लैम्डा, ठीक है। तो देखो यार लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एनर्जी के, यानी जब मैक्सिमम एनर्जी होगी तो लैम्डा मिनिमम होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से आ रहा होगा। और अगर मिनिमम एनर्जी, मिनिमम फ्रिक्वेंसी की बात की जाए, मैक्सिमम वेव की बात की जाए, तो इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा जस्ट ऊपर वाले ऑर्बिट से, जैसे हम बात करें, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन को पहले पे आना है तो जस्ट ऊपर वाले ऑर्बिट से आ रहा होगा, यानी दूसरे वाले ऑर्बिट से आ रहा होगा, ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों, यार अब हम बात कर लेते हैं नीट 2011 के क्वेश्चन की। अकॉर्डिंग टू द बोहर्स थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू द लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन, ठीक है। लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन बताना है, सबसे कम एनर्जी किस फोटोन की होगी, ठीक है। क्योंकि यार जो एनर्जी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एन स्क्वायर के, यानी एन जितना ज़्यादा होगा एनर्जी भी उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो अब एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। देखो पहला है एन बराबर 6 टू एन बराबर 1, यानी देखो फोटोन कहाँ से आ रहा है, 6 से 1 पे, तो यहाँ तक यार बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। 1 पे आ रहा है। अगला देखें 5 टू 4, ये 5 से 4 पे आ रहा है, ठीक है। सी में देखें तो ये आता है 6 से 5 में, ठीक है। और हम डी को देखें तो ये आ रहा है 5 से 3 में, तो देखो यहाँ भी बहुत एनर्जी रिलीज होगी, 5 से 4 फिर 3, है ना, यहाँ भी काफ़ी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अब देखो इन दोनों को कंपेयर करें तो देखो ये तो आ रहा है 5 से 4 पे, और ये आ रहा है 6 से 5 पे, तो देखो यार 4 कम है, ठीक है, 5 ज़्यादा है, ठीक है। तो एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एन की, यानी एन ज़्यादा तो एनर्जी कम, तो हमको कम ही बतानी है, तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, यार अब हम आगे चलते हैं। आगे यार हम बात करने वाले हैं जी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, ठीक है। आगे हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब भी हाइड्रोजन की किसी इलेक्ट्रॉन जब भी किसी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे लेके आएंगे, तो क्या होगा, देखो हायर से लोअर पे आ रहा है तो एनर्जी इमिट करेगा, ठीक है। एनर्जी इमिट करेगा, और जो एनर्जी है लाइट की फॉर्म में इमिट होगी, और ये जो लाइट है इसकी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होगी, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट क्या होगी, इसकी वेवलेंथ होगी, तो इससे क्या है, एक स्पेक्ट्रम बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। एक बार वापस क्या, देखो यार हाइड्रोजन के किसी इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे लाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी रिमिट होगी। तो यार एनर्जी है ये लाइट ही फॉर्म में इमिट होगी, जिसकी वेवलेंथ भी अलग अलग होगी, ठीक है। तो यही से एक स्पेक्ट्रम बन जाए जिसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। फिर यहाँ जो लैम्डा यानी वेवलेंथ है उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं रिडबर्ग्स फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो वेवलेंथ क्या होता का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ, ठीक है, 1/λ, ठीक है। 1/λ बराबर आर एच, ठीक है, जेड स्क्वायर, जेड क्या है एटॉमिक नंबर, है ना, बराबर 1/n का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। देखो n1 का मतलब है लोअर एनर्जी लेवल, n1 का मतलब है लोअर एनर्जी लेवल, और n2 का मतलब है हायर एनर्जी लेवल। क्या है, n2 का मतलब हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। तो ये आर एच क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। और 1/r की वैल्यू होती है जी 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखो एक बार वापस क्या, देखो लैम्डा हमको निकालना है तो यूज करेंगे हम रिडबर्ग फॉर्मूला, जो क्या होता है 1/λ बराबर आर एच, ठीक है। आर एच क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। और 1/r की वैल्यू होती है 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ठीक है। तो 1/λ बराबर आर एच, जेड स्क्वायर क्या है, जेड स्क्वायर का मतलब है, देखो जेड यहाँ है एटॉमिक नंबर, ठीक है। और 1/n1 का स्क्वायर, और n1 क्या है लोअर एनर्जी लेवल, और n2 क्या है हायर एनर्जी लेवल। तो ये है यार हमारा रिडबर्ग्स फॉर्मूला, ठीक है जी। अब देखो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम बात करने वाले हैं लाइमन सीरीज की, बालमन सीरीज की, पास्चर, ब्रैकेट, फुंड, ठीक है, इनकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं लाइमन सीरीज की। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लाइमन सीरीज की। देखो यार लाइमन सीरीज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी n बराबर 1 यानी पहले ऑर्बिट में आ जाए तो ये सीरीज होगी लाइमन सीरीज। जैसे देखो यार ये है फर्स्ट वाला ऑर्बिट, अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी
कहीं से भी, मतलब दो नंबर दूसरे ऑर्बिट से, तीसरे से, चौथे से, पांचवे से या इनफाइनाइट से, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाए, n बराबर 1 यानी पहले ऑर्बिट में। ठीक है, तो ये सीरीज हो जाएंगी हमारी लाइनमैन सीरीज। ठीक है, अब देखो अगली है बाल्मर सीरीज। देखो आप याद, लाइन से याद रखना, लाइमन, बामर, पास्टर, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री, ये सब लाइन से याद रखना। ठीक है, तो बाल्मर सीरीज में क्या होता है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी, कहीं से भी ऑर्बिट नंबर 2 पे आ जाए, कहीं से भी, मतलब 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, इनफाइनाइट से, तो कहीं से भी अगर इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ जाए, एन नंबर 2 यानी एन बराबर 2 यानी ऑर्बिट नंबर 2 पे, तो ये सीरीज हो जाएगी बाल्मर सीरीज। देखो पास्चन सीरीज में क्या होगा जी, इलेक्ट्रॉन है कहीं से भी, कहीं से भी यानी 4 से, 5 से, 6 से, 7 से या 8 से, ठीक है, हायर लेवल से है ना, हायर एनर्जी लेवल से, कहीं से भी कहाँ आ जाए, एन बराबर 3 यानी ऑर्बिट नंबर 3 पे, तो ये जो हो जाएगी हमारी पास्चन सीरीज। ब्रेकेट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एन बराबर 4 यानी जो चौथा नंबर का ऑर्बिट है, ठीक है, वहाँ आ जाएगा हायर एनर्जी लेवल, जैसे 5 से, 6 से, 7 से या इनफाइनाइट से, कहीं से भी, तो ये हो जाएगी हमारी ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, और देखो फुंड में क्या होगा, फुंड सीरीज में क्या होगा, वही यार देखो ये कहीं से भी इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आ जाएगा, एन बराबर 5 पे। ठीक है, हायर एनर्जी लेवल, कहीं भी किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन आ जाता है एन बराबर 5 पे यानी ऑर्बिट नंबर 5 पे, तो ये सीरीज रहेगी हमारी फुंड सीरीज। ठीक है, तो यार ये याद रखना लाइन से। ठीक है जी, तो देखो एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। ठीक है, देखो यार, अगर इलेक्ट्रॉन लाइमन सीरीज में आ रहा है यानी एम बराबर 1 पे आ रहा है, तो यहाँ जो रेडिएशन इमिट होगी या कह दो यहाँ जो लाइट इमिट होगी, वो होगी अल्ट्रा वायलेट। वो होगी जी अल्ट्रा वायलेट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। लाइमन सीरीज में जो रेडिएशन इमिट होती है या लाइट जो इमिट करता है, ये वो होती है अल्ट्रा वायलेट। अब देखो आ जाती है बाल्मर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बाल्मर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि क्योंकि यहाँ जो लाइट इमिट होती है वो विजिबल होती है। ठीक है, तो देखो यार, अगर देखो वापस देखो, अगर बाल्मर सीरीज है यानी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 2 पे आ रहा है, कहीं से भी हायर एनर्जी लेवल से, कहीं से भी ऑर्बिट नंबर 2 पे आ रहा है, तो यहाँ जो रेडिएशन इमिट होगी या जो लाइट होगी यहाँ इमिट, वो विजिबल होगी, उनको हम देख सकते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बालमन में ही केवल विजिबल लाइट इमिट होती है, ध्यान रखना। ठीक है, और बाकी जितना बच गया, यहाँ जो रेडिएशन इमिट होती है वो कौन सी, इंफ्रारेड। ठीक है, बाकी सब में क्या है, इंफ्रारेड। तो यार लाइमन में कौन सी, अल्ट्रावायलेट। बालमन में जरूर याद रखना विजिबल, और बाकी सब में इंफ्रारेड। ठीक है, तो यार यहाँ भी हम थोड़ा और भी ले लेते हैं। देखो लाइमन सीरीज में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ठीक कहाँ आएगा, एन बराबर 1 पे, कहाँ से, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से, यानी 2, 3, 4 कहीं से भी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो रेज इमिट होगी वो होगी यूवी रेज। और देखो बाल्मर में क्या होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, एन बराबर 2 यानी ऑर्बिट नंबर 2 पे, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से, यानी 3 से, 4 से, 5 से, इनफाइनाइट से। और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ जो रेडिएशन इमिट होगी वो विजिबल होगी। ठीक है, पास्चर में क्या होगा, 3 पे आएगा, ब्रैकेट में क्या होगा, 4 पे, फूड पे 5 पे आ जाएगा। और यहाँ जो रेडिएशन इमिट होगी वो इंफ्रारेड होगी सबकी, बाकी सब में। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार अब हम बात कर लेते हैं नीट 2019 के क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल इन द विजिबल रीजन। तो देखो विजिबल रीजन में कौन सी सीरीज आती है, बाल्मर सीरीज। देखो अभी अभी हमने पढ़ा, तो यार यहाँ देख सकते हो बाल्मर है सीरीज है, वो आती है देखो विजिबल रीजन में। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा बाल्मर। तो देखो यार ऑप्शन से इसका आंसर होगा। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं। आगे यार हम बात करने वाले हैं जी डी ब्रोगली हाइपोस्थेसिस की। आगे हम बात करने वाले हैं जी डी ब्रोगली हाइपोस्थेसिस की। देखो डी ब्रोगली ने क्या कहा कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है वो वो वेव जनरेट करता है, और ये जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोमेंटम के। ठीक है, क्या, जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोमेंटम के। तो यहाँ यार कुछ फॉर्मूला आते हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में जरूर पढ़ोगे अगर नहीं पढ़ा है तो अभी तक। ठीक है, देखो जो लैम्डा है, यहाँ देखो प्रपोर्शनल का साइन हटता है और यहाँ एच आ जाता है, जो कि होता है प्लांक कांस्टेंट एच। ठीक है, इसकी वैल्यू भी हमने देखी थी अभी थोड़ी देर पहले। एच बराबर होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, तो देखो यार यहाँ ये प्रपोर्शनल का साइन हटेगा, एच हो जाएगा, एच बाय मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हो तो पी बराबर होता है एम बी। ठीक है, तो यहाँ आ गया एच बराबर, सॉरी एच बाय एम बी, यहाँ आ गया एच बाय एम बी। और देखो यार एक और बात,
देखो जो मोमेंटम है हमारा, उसका एक रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी से। क्या देखो, मोमेंटम बराबर होता है √2m ke। ठीक है, ये रिलेशन होता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, तो देखो यार फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एच लेमडा बराबर एच बाई मोमेंटम। और मोमेंटम बराबर क्या होता है, √2m ke। तो ये एक और फॉर्मूला आ गया। और देखो एक और जो ज़्यादा काम का नहीं है, देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, क्यू वी। क्यू क्या है, चार्ज, और वी है वोल्टेज। ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज। तो यार ये देखो यार यहाँ क्या है, काइनेटिक एनर्जी की जगह आता था क्यू वी, तो ये भी फॉर्मूला है, लेकिन ये दो जरूर याद रखना। देखो एच, एक सेकेंड, एक तो क्या लैम्डा बराबर एच बाई एम वी, और अगला एच बाय √2m के, ये जो दो जरूर याद रखना। ठीक है, और देखो अब आगे चलते हैं यार। हाँ तो दोस्तों, यार अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं जी हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। आगे हम बात करने वाले हैं जी हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। तो देखो हाइजेंसबर्ग ने क्या कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, उसकी एक ही टाइम पे एग्जैक्ट पोजीशन, क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसकी एक ही टाइम पे एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं निकाला जा सकता, उसमें कुछ ना कुछ एरर आई जाएगी। और वो एरर कितनी होगी, तो देखो एरर कितनी होगी, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन या इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, h/4 पाई के। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जरूर याद रखना। देखो क्या, डेल्टा एक्स डोल डेल्टा पी, एक्स क्या है पोजिशन, पी क्या है मोमेंटम, ग्रेटर देन या इक्वल्स टू होगा h/4 पाई के। ठीक है, और एनर्जी और टाइम के फॉर्म में बात करें तो देखो डेल्टा ई या एनर्जी है डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4 पाई के। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी याद रखना। ठीक है, तो अगर एनर्जी के टर्म में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा ई यानी एनर्जी डॉट डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4 पाई के, ये जरूर याद रखना। ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों, देखो क्वेश्चन है एपीएमटी 2008 का। देखो क्वेश्चन में हमको दे रखा है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम यानी डेल्टा पी दे रखा है। ठीक है, वो कितना है 1 × 10⁻18। और हमको मास दे रखा है इलेक्ट्रॉन का, वो कितना है 9 × 10⁻28। और हमसे पूछिए अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी यानी डेल्टा वी पूछिए। तो देखो बहुत ही आसान है। देखो डेल्टा पी यानी मोमेंटम है, वो बराबर क्या होता है, एम डेल्टा वी। ठीक है, अनसर्टेनिटी की मोमेंटम क्या होती है, डेल्टा पी बराबर एम डेल्टा वी। डेल्टा पी की वैल्यू दे रखी है, मास दे रखा है, और डेल्टा वी पूछा है, तो यार बहुत आसान ही हो गया। देखो वॉल्यूम वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा पी है 1 × 10⁻18 डिवाइड बाय मास हो जाएगा। ठीक है, तो मास कितना है 9 × 10⁻28। अब देखो यार सॉल्व करेंगे तो लगभग लगभग देखो ऊपर चले जाएगा। ठीक है, 28 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यार यहाँ 10⁻10 बच जाएगा। ठीक है, तो ऊपर हो गया 1 × 10⁻10/9। तो लगभग लगभग आंसर हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, 1.1 × 10⁻9 आ जाएगा, लगभग लगभग 1 के बराबर हो जाएगा डेल्टा वी की वैल्यू। तो आंसर हो गया फर्स्ट। ठीक है, बहुत आसान था। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम यानी डेल्टा पी दे रखा था, वो बराबर होगा एम डेल्टा वी के। ठीक है, डेल्टा पी है, एम है, और डेल्टा वी निकालना है, तो भाई कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है। हाँ तो दोस्तों, यार अब हम बात करने वाले हैं सीबीएसई एपीएमटी 2008 के क्वेश्चन की। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन यानी डेल्टा एक्स एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम यानी डेल्टा पी, वो क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए। ठीक है, और हमको बताना है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी यानी डेल्टा वी हमको बताना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन या बराबर कह दो h/4 पाई के। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है, डेल्टा एक्स है वो बराबर हो गया डेल्टा पी के, यानी डेल्टा एक्स की जगह हम डेल्टा पी भी रख सकते हैं। तो देखो डेल्टा पी डॉट डेल्टा पी बराबर हो जाएगा x/4 पाई के। अब देखो यहाँ क्या होगा, डेल्टा पी डॉट डेल्टा पी यानी डेल्टा पी का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो गया h/4 पाई के। अब देखो यार डेल्टा पी है, डेल्टा पी यानी मोमेंटम बराबर क्या होता है जी, डेल्टा पी बराबर होता है एम डेल्टा वी। ठीक है, तो देखो इसका एक स्क्वायर कर देते हैं, एम डेल्टा वी है, इसका ये भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा पी की जगह हमने लिख दिया एम डेल्टा वी, है ना, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर h/4 पाई। ठीक है, अब देखो यार आगे सोल्व करते हैं, तो ये होगा एम स्क्वायर
फिर आगे होगा डेल्टा वी का स्क्वायर बराबर एच बार एच बाई 4 पाई। ठीक है, हमको चाहिए डेल्टा वी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो देखो डेल्टा वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बराबर एच बाय 4 पाई। और देखो एम स्क्वायर नीचे चले जाएगा, यहाँ आ गया एम स्क्वायर। ठीक है, देखो ये एम स्क्वायर ये नीचे आ गया। ठीक है, अब देखो यार स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा सब। ठीक है, स्क्वायर हटाया हमने, रूट में आ गया। तो देखो डेल्टा वी बराबर क्या हुआ, एच बाय, ठीक है, पाए। अब देखो 4 है, ठीक है, रूट से हटेगा तो 1/2 रह जाएगा। एम स्क्वायर है, रूट से हटेगा तो एम रह जाएगा, और रूट में आ गया h/4 पाई। डेल्टा वी बराबर ये आंसर हो गया। ठीक है, वर वापिस देखो यार डेल्टा वी का स्क्वायर था, अब स्क्वायर हटाएंगे तो ये सब रूट में आ जाएगा। ठीक है, देखो 4 है, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा बाहर, और एम स्क्वायर है, ये बाहर आएगा तो एम रह जाएगा, और अंदर रहेगा केवल h/पाई। तो यही आंसर है। ठीक है जी, बाकी यार ये सॉल्यूशन ये भी है, एक बार आप देख सकते हो इस सॉल्यूशन को, रोक के वीडियो। हाँ तो दोस्तों यार अब हम बात करते हैं सीबीएसई एपीएमटी 2006 के क्वेश्चन की। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखो हमको डेल्टा एक्स की वैल्यू दे रखी है, कितनी जी, 0.1 एंगस्ट्रॉम। मास दे रखा है एक इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, एच की वैल्यू दे रखी है और हमको पूछा है डेल्टा वी। ठीक है, बहुत ही आसान, देखो फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा बी बराबर h/4 पाई के। ठीक है, डेल्टा एक्स की वैल्यू दे रखी है जी कितनी, 0.1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, देखो एक एंगस्ट्रॉम है वो बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो देखो डेल्टा एक्स बराबर आ जाएगा 0.1 इंटू 10⁻10। ठीक है, क्यों, देखो यार एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर के, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखो यार 0.1 एंगस्ट्रॉम की जगह आ जाएगा 10⁻10 मीटर। ठीक है, और देखो डेल्टा पी है वो बराबर होता है एम डेल्टा वी के। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते, देखो डेल्टा एक्स है, डेल्टा पी की जगह लिख देंगे एम डेल्टा वी बराबर h/4 पाई के। अब देखो यार एक्स पता है, एम पता है, एच की वैल्यू पता है, पाई 4 सब की वैल्यू पता है, और डेल्टा वी निकालना है। तो वैल्यू पुट करते हो, देखो एक्स की वैल्यू हमने रख दी 0.1 इंटू 10⁻10। डेल्टा वी की वैल्यू हमको निकालनी, एम इधर नीचे चले जाएगा। ठीक है, एम की वैल्यू भी हमने रख दी 9 इंटू 10 की पावर, सॉरी 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, 4 पाई की वैल्यू तो 3.14, और एच की वैल्यू हमने रख दी, और इसको हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो यार वी आ जाएगा हमारा डेल्टा वी कितना, 5.7 इंटू 10⁻6। ये भी एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, तो यार ये आंसर आ गया ए। हाँ तो दोस्तों यार अब हम बात करते हैं नीट 2017 के क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन क्या है, विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। तो देखो पहला क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ यानी लैम्डा बराबर क्या होता है, h/mv। तो ये यार ये तो पहला सही हो गया। दूसरा क्या था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो देखो हमने पढ़ा था कि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसका एक फॉर्मूला तो ये होता था। और एनर्जी और टाइम की हम बात करें तो डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी बराबर हो जाता है ग्रेटर देन h/4 पाई के हो जाता है। तो ये वाला एक और फॉर्मूला था। ठीक है, तो यही है यार ऑप्शन में, तो ये भी सही हो गया। थर्ड भी सही है यार, देखो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिट ज़्यादा स्टेबल होते हैं। देखो यार फोर्थ वाला ऑप्शन देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना, देखो क्या लिखा हुआ है, द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिट इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिट इन द केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। देखो हाइड्रोजन क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और देखो बोहर मॉडल भी किसी के लिए था, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। और देखो बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग देखो जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड स्क्वायर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एन स्क्वायर के। तो देखो यहाँ एन की वैल्यू क्या है, 2 दोनों ही सेम है। और देखो जो सब सेल है एस और पी, इस पर डिपेंड नहीं करती यार एनर्जी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो देखो यार यहाँ क्या होगा, एनर्जी सेम होगी 2s की और 2p की। क्यों, क्योंकि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर का वैल्यू जो है, मतलब एन की वैल्यू है, दोनों ही केस में क्या है 2 तो इसलिए जो एनर्जी है वो सेम हो जाएगी, यानी जो ऑप्शन है वो यही हो जाएगा डी वाला। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं क्वांटम नंबर की। आगे हम बात करने वाले हैं जी क्वांटम नंबर की। देखो क्वांटम नंबर क्या होते हैं, द सेट ऑफ 4 नंबर, 4 नंबर्स का सेट होता है, विच गिव एग्जैक्ट आइडिया ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमको इलेक्ट्रॉन की का एग्जैक्ट आइडिया देता है, यानी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताता है। ठीक है, तो क्वांटम नंबर क्या है, सेट है 4 नंबर्स का। ठीक है, ये देखो 4 नंबर्स है जो हमको एग्जैक्ट आइडिया देंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में।
इसे देखो अब 4 है, एक एक करके हम देखने वाले हैं सभी को। तो पहला आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला आता है जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं एन से। ठीक है, तो यार जो एन है इसको हम पहले भी देख चुके हैं बोहर मॉडल में। ठीक है, एन कहता है ऑर्बिट नंबर बता रहा था। ठीक है, तो यार ये भी क्या है, डिस्क्राइब करता है ऑर्बिट को या कहते हैं सेल को। ठीक है, सेल थोड़ी मॉडर्न टर्म है। ठीक है, बोहर में वहाँ हम बात कर रहे थे ऑर्बिट की। ठीक है जी, तो यार ये डायग्राम देखा था हमने, ये बीच में क्या है इसका न्यूक्लियस, और ये देखो n=1, ये एक ऑर्बिट हो गया है, एक सेल होगी, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, ये चौथी सेल। ठीक है, तो इस तरह से है ना। और देखो एक और बात, n=1 है तो इसे हम k सेल कह देंगे, 2 पे l सेल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद m फिर n इस तरह से होता जाएगा। ठीक है, और देखो यार एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है अभी अभी नीट 2024 में। देखो जो यार एन है, एक तो हमको ऑर्बिट नंबर या सेल के बारे में बता रहा है, और दूसरा एक और चीज बताता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल। साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। देखो जैसे जैसे एन बढ़ेगा देखो साइज भी बढ़ेगी। ठीक है, ऑर्बिटल की। ठीक है, तो देखो एक और बात याद रखना, देखो एक तो हमको क्या बता रहा है ये। ठीक है, एन एन के बारे में बता रहा है, यानी एन क्या है, ऑर्बिट नंबर है। सेल के बारे में बता रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी एन। ठीक है, तो दूसरा दूसरा है क्या, साइज ऑफ ऑर्बिटल भी बता रहा है। जैसे जैसे एन बढ़ेगा देखो क्या होगा, न्यूक्लियस से दूर चले जाएंगे। और क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, यानी क्या है, जो साइज है ऑर्बिटल का वो भी बढ़ता जा रहा है, तो ये भी याद रखना। ठीक है, तो यार हो ये हुआ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर खत्म। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करता है सेल या ऑर्बिट के बारे में। ठीक है, और एक क्या साइज ऑफ ऑर्बिटल भी बताता है, यानी देखो यार जैसे जैसे यार एन बढ़ेगा साइज ऑफ ऑर्बिट है वो भी, सॉरी साइज ऑफ ऑर्बिटल है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार अब हम बात करते हैं दूसरे क्वांटम नंबर जो है एजमीथल क्वांटम नंबर की, जिसको हम डिनोट करते हैं यार एल से। ठीक है, एक बार वापिस देखो यार, हम अब बात करने जा रहे हैं एजमीथल क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं एल से, जो हमको डिस्क्राइब करता है सब सेल के बारे में। और देखो यार एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि कि जो हमारा जो एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम एल से डिनोट कर रहे हैं, वो हमेशा छोटा होगा एन से। यानी जो एन है यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा बड़ा होगा एल से, ये भी याद रखना। ठीक है, क्या एक बार वापस देखो, क्या हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है यानी एल हमेशा छोटा होगा एन से। ठीक है, देखो जो एल है उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 2 3 4 ये हो सकती है। अगर एल की वैल्यू 0 है तो सबसेल होगी एस। ठीक है, देखो एस पता होगा, देखो एस सबसेल या एस ऑर्बिटल क्या होता है जी, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, स्फेरिकल। पी, अगर देखो यार l=1 है तो देखो सबसेल हो जाएगी पी। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होता है डंबल शेप। ठीक है, अगर एल की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो सबसेल हो जाएगी डी। 3 है तो हो जाएगी एफ। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। अगर एल की वैल्यू 0 है तो सबसेल हो जाएगी एस। ठीक है, देखो एस में एक ही ऑर्बिट होता है। ठीक है, एस में क्या एक ही ऑर्बिटल होता है। ठीक है, और इसका शेप कुछ इस तरह से होता है स्फेरिकल। l=1 है तो सबसेल हो जाएगी पी। और पी में है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, पता होगा पी एक्स। ठीक है, पी वाई पी जेड, 3 ऑर्बिटल होते हैं, और इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है डंबल शेप। ठीक है, डी की बात करें, ठीक है, तो देखो यार l=2 है तो सबसे हो जाएगी डी। ठीक है, डी है उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है डबल डंबल। ठीक है, और इसमें 5, इसमें 5 क्या होते हैं ऑर्बिटल। इसी तरह से अगर हम बात करें एफ की, तो एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो देखो यार l=0 है तो सबसे लोगे एस, इसमें एक ऑर्बिटल होगा, इसमें पी में 3 हो गया। ठीक है, डी में 5, ठीक है, एफ में 7, तो इस तरह से होते हैं। ठीक है जी, और देखो यार एल हमको एक और चीज बता रहा है क्या, ठीक है, जो शेप है, ठीक है, जो शेप है ऑर्बिटल की वो ही बता रहा है। देखो एस में क्या होगी स्फेरिकल, पी में डंबल, डी में डबल डंबल। तो देखो हमको दो चीज बता रहा है एल, एक तो सबसेल के बारे में बता रहा है, और एक बता रहा है शेप ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, याद रखना यार, काम आएगा क्वेश्चन में, शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है। ठीक है, और देखो यार मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, इसको निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, इसको हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, जैसे फॉर्मूला है 2l+1। जैसे हम एस की बात करें, एस है उसमें एल की वैल्यू 0 होगी, तो इस फॉर्मूले में रखो रखो देखो, यहाँ 0 हो जाएगा, +1 तो 1, तो देखो ऑर्बिटल की वैल्यू आ गई 1। इस तरह से यार पी की हम बात करें उसमें एल की वैल्यू है 1। ठीक है, रखो यार वैल्यू। ठीक है, 2 × 1 + 1 यानी 3, तो पी में ऑर्बिटल हो गए 3। इस तरह से हम एफ की बात करें, एफ में एल की वैल्यू होगी जी 3। फॉर्मूला रखो 2 × 3 + 1 तो 7 आ गया। ठीक है, तो ऑर्बिटल आ गया 7। और देखो एच जो ऑर्बिटल है,
एक जो ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। ठीक है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। तो देखो यार, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएंगे। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? ठीक है, जैसे हम पी की बात करें, पी में कुल मिला के ऑर्बिटल है कितने जी? 3। तो देखो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? इंटू 2, यानी 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं पी में कुल मिला के। ठीक है, देखो यार एक फॉर्मूला है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? रूट एल एल प्लस 1 एच बाई 2 पाई। तो जरूर याद रखना। देखो यार क्या होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। ठीक है, देखो क्या है, एक सेकेंड। रूट एल एल प्लस 1, ठीक है, एल प्लस 1 आएगा यहाँ साथ, लिखा नहीं गया, इंटू एच बाई 2 पाई, ये जरूर याद रखना। ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों यार अब हम बात कर लेते हैं सीबीएसई आईबीएम 2015 के क्वेश्चन की। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इज इक्वल टू। तो हमको यार ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताना है। तो देखो अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था। देखो क्या है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, रूट एल एल प्लस 1 एच बाई 2 पाई। तो देखो यार डी है, डी के लिए एल की वैल्यू होती है जी 2। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो 2 प्लस 1 एंड डॉट एच बाई 2 पाई। तो देखो यार यहाँ कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 एच बाई 2 पाई। तो रूट 6, एक सेकेंड, रूट 6 एच बाई 2 पाई। ये जो एच बाई 2 पाई है इसको हम एच बार भी लिख सकते हैं, तो रूट 6 एच, ये हो गया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, आंसर हो गया फर्स्ट। हाँ तो दोस्तों यार अब हम बात करते हैं नीट फेज 2016 की क्वेश्चन की। यार देखो यार बहुत ही अच्छे से समझने की जरूरत है इस क्वेश्चन को। देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन दी ऑर्बिटल फॉर विच एन बराबर 3 एंड एल बराबर 1। हमसे पूछ रहा है कि यार कितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में आ सकते हैं। तो देखो यार एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एन चाहे कुछ भी हो, एल कुछ भी हो, लेकिन एक ऑर्बिटल में तो यार 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम। तो यार आंसर हो जाएगा 2, ये याद रखना। हाँ तो दोस्तों यार अब हम बात कर लेते हैं सीबीएसई आईपीएमटी 2012 के क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल। या सबसेल है, ऑर्बिटल होता तो आंसर क्या होता? 2। ठीक है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ सबसेल की बात की जा रही है। तो देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन पूरा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल विथ एल बराबर 3 और एन बराबर 4। ठीक है, तो देखो यार एल बराबर 3, यानी बात की जा रही है एफ की, एफ सबसेल की बात की जा रही है। ठीक है, एफ सर्सर में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं जी? 7। इसका फॉर्मूला भी है 2l+1। ठीक है, एल की वैल्यू 3 है, तो 6+1 यानी 7। 7 ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो साथ में कितने आ जाएंगे जी? 7 इंटू 2 यानी 14। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है। हाँ तो दोस्तों यार अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। अब हम बात करने जा रहे हैं जी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं एम एल से। देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो हमको बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, जो ऑर्बिटल है उसका ओरिएंटेशन के बारे में हमको बताता है। जैसे हम बात करें यार पी सबसेल की, जैसे हम बात करने जा रहे हैं पी सबसेल की। देखो पी क्या होता है? डंबल शेप होता है। अब देखो ये जो डंबल शेप है पी, इसका ओरिएंटेशन एक्स की तरफ भी हो सकता है, इसका ओरिएंटेशन वाई की तरफ भी हो सकता है, और इसका ओरिएंटेशन जेड की तरफ भी हो सकता है। यानी 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है इसके। ठीक है, इन सब की जानकारी हमको कौन देता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी एमएल। एक बार आप इस देखो, हम बात करेंगे पी सबसेल की। तो जो पी सबसेल है जो डंबल शेप होता है, इसका ओरिएंटेशन जो है वो एक्स की तरफ भी हो सकता है, वाई की तरफ भी हो सकता है, और ये जेड की तरफ भी हो सकता है इसका ओरिएंटेशन। यानी 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है इसके। ठीक है, इस तरह से हम डी की बात करें, डी सबसेल की, ये डंबल शेप होता है ना, डबल डंबल शेप, सॉरी। डी सबसेल है वो डबल डंबल शेप होता है। अगर इसके कुल मिला के 5 ओरिएंटेशन हो सकते हैं। ठीक है, 5 क्या हो सकते हैं? ओरिएंटेशन हो सकते हैं। जैसे हम बात करें, एक इस तरह से होता है एक्स जेड में, एक ये हो सकता है। ठीक है, जेड एक्स में, एक वाई जेड में। ठीक है, इस तरह से यार कुल मिला के 5। ये हो गया डी जेड स्क्वायर में। ठीक है, इसका ओरिएंटेशन ये हो गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में। तो इस तरह से यार जो डी है हमारा सबसेल, उसमें 5 ओरिएंटेशन हो सकते हैं कुल मिला के। तो यार जो ए सबसेल है, ठीक है, वो होता है स्फेरिकल।
यानी हम इसको किसी भी डायरेक्शन में घुमा दें, इसका ओरिएंटेशन नहीं बदलेगा। इसलिए एस सबसेल का ओरिएंटेशन एक ही तरह का होता है। ठीक है, एक बार आप इस देखो, क्या है, एस सबसेल है तो स्फेरिकल है। अब यार किसी भी तो दिशा में घुमाओ, इसके ओरिएंटेशन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, ओरिएंटेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। इसलिए एस सबसेल का ओरिएंटेशन एक ही तरह का होता है। ठीक है, अब यार एम है, आगे बात करते हैं। एम है जो बराबर होता है -L2 + L। ठीक है, जैसे हम बात करें पी के लिए, तो देखो एम की वैल्यूज क्या क्या हो जाएगी पी के लिए। देखो पी है, उसके एल बराबर होता है 1, एल बराबर होता है 1। तो देखो एम बराबर क्या हो जाएगा, देखो एम बराबर होता है -L2 + L, यानी एल की वैल्यू रखते हैं तो देखो -1 2 + 1 पी के लिए, है ना। तो देखो एम की वैल्यू हो जाएगी 3, -1 0 + 1। ठीक है, हमने देखा था, देखो पी है, उसके 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल होते हैं, एक पी एक्स की तरफ, एक पी वाई की तरफ और पी जेड की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से 3 ओरिएंटेशन हो जाएंगे। तो किसी को भी किसी एक को -1 कह देंगे, किसी एक को 0 कह देंगे और किसी एक को +1 कह देंगे। तो इस तरह से है। ठीक है, इसी तरह यार हम और भी देख लेते हैं। देखो एस सबसेल है, उसमें एल की वैल्यू 0 है। तो देखो एम बराबर क्या होता है -L2 + L। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, एम बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने देखा था, देखो एस सबसेल है, वो स्फेरिकल होता है। तो यार यहाँ क्या है, एक ही तरह का ओरिएंटेशन पॉसिबल है, तो इस ओरिएंटेशन को हम 0 बोल देंगे। ठीक है, देखो हम पी को हम देख ही चुके हैं। पी में 3 तरह के ओरिएंटेशन हो सकते हैं। ठीक है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। किसी एक को -1 बोल देंगे, एक को 0 बोल देंगे और एक को +1 बोल देंगे। ठीक है, डी में क्या होता है जी, डी में 5 तरह के ओरिएंटेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो एम बराबर हम करते हैं -L2 + L। ठीक है, तो देखो यार -L है, देखो डी में क्या होता है, एल की वैल्यू कितनी होती है 2। ठीक है, तो -2 2 + 2 आ जाएगा, यानी देखो -2 से +2 में क्या क्या होता है, -2 -1 0 +1 और +2, यानी 5 वैल्यूज आ सकती है। देखा भी था, देखो डी सबसेल है, उसमें 5 ओरिएंटेशन पॉसिबल है। तो देखो यार एक को किसी एक जो को हम -2 कर देंगे, किसी एक को -1, किसी को 0, किसी को +1, किसी को +2, इस तरह से हो जाएगी 5 ओरिएंटेशन। ठीक है, फिर सर देखो एफ है, एफ सबसेल में 7 ओरिएंटेशन पॉसिबल है। हाँ तो दोस्तों यार अब हम बात करते हैं नीट 2013 के क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। ठीक है, तो देखो यार क्या क्या है, एन बराबर 3 दे रखा है, एल बराबर 1 दे रखा है और एम बराबर -1 दे रखा है। ठीक है, तो यार अभी भी हमने देखा था, अगर एल बराबर 1 है, यानी पी पी की बात की जा रही है, और पी जो सबसेल है, ठीक है, उसमें जो एम की वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है, -1 0 और +1। ठीक है, देखो पी सबसेल है, उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, अब देखो किसी एक की वैल्यू -1 होगी, एक की वैल्यू 0 होगी और एक की वैल्यू +1 होगी। ठीक है, तो देखो यार एक ही ऑर्बिटल है जिसकी वैल्यू -1 हो सकती है। ठीक है, और देखो एक ऑर्बिटल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, 2। तो यार आंसर हो जाएगा 2। तो यार आंसर आ गया डी, यानी सेक 2। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो देखो यार आंसर आ जाता है डी। हाँ तो दोस्तों यार अब हम बात करते हैं नीट 2023 के क्वेश्चन की। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है, मैं बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको ये डिनोट करता है एन एम से, है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको इसने डिनोट कर रखा है एम एन से, और एजिमिथल क्वांटम नंबर एल, इसमें रिलेशन पूछा है। यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको डिनोट करा है एन एम से, उसमें और एल में यानी एजिमिथल क्वांटम नंबर में क्या रिलेशन होता है ये पूछ रखा है। ठीक है, फिर इसको हम थोड़ा अलग तरह से करेंगे। देखो हमको कुछ पता है क्या, देखो अगर एल की वैल्यू 0 होती है तो एम की वैल्यू कितनी होती है, 0, एम 0 आता है। अगर एल की वैल्यू 1 हो तो एम की वैल्यू 3 होती है, कुल मिला के कौन कौन सी, -1 0 और +1। ठीक है, अगर एल की वैल्यू 2 हो तो एम की वैल्यू कितनी आती है, 5 आ जाती है। ठीक है, -2 -1 0 +1 +2। देखो आप यहाँ देख भी सकते हो, अगर एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू ए की आएगी, कौन सी, 0। अगर एल की वैल्यू 1 है तो एम की 3 वैल्यू आएगी, -1 0 +1। अगर एल की वैल्यू 2 है तो 5 वैल्यू आएगी, और 3 है तो 7 वैल्यू आएगी। ठीक है, ये हमको एक बात पता चली, अगर एल की वैल्यू 0 है
तो एम की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि ये 0। एम की वैल्यू सॉरी एल की वैल्यू 1 है, तो एम की कितनी वैल्यू आएगी 3। 2 है तो 5, और 3 है तो आ जाएगी एम की वैल्यू 7। तो देखो यार, ये हम अब क्रॉस चेक करते हैं यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, इसी तरह से इसको करना आसान है। ठीक है, अब देखो हम एक एक करके सब चेक करते हैं। देखो फर्स्ट है एल बराबर 2m n+1, यानी हम एल 0 रखें तो एम 1 आना चाहिए, एल 1 रखें तो एम की वैल्यू 3 आनी चाहिए, और एल 2 रखें तो एम हमारा आना चाहिए कितना जी 5। तो देखो यार ये रिलेशन क्या सही है। तो देखो यार अगर हम 0 रखते हैं यहाँ, तो 2m+1, तो एन एम बराबर तो हो जाएगा -1/2, जो गलत हो गया, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हम चेक करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, एन एम बराबर 2l² + 1। तो देखो हम यहाँ एल की वैल्यू रखते हैं 0, तो देखो अगर 0 रखें तो एन एम 1 आ गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम अगर वैल्यू चेंज करें, एल की वैल्यू 1 रखें तो 2 1+1, यानी एन एम है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 3, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन देखो यार, अगर हम एल की वैल्यू 2 रखें तो देखो यार एम कितने हो सकते हैं, फिर 5 पॉसिबिलिटीज हो सकती है एम की। लेकिन देखो यहाँ क्या आएगा, एक सेकेंड, देखो यार एल की वैल्यू 2 रखे तो 2 का स्क्वायर + 1, यानी देखो यहाँ क्या आ गया 8+1, 9 आ गया। नहीं 9 नहीं होती यार, एम बराबर तो 5 आना चाहिए, तो यार ये गलत हो गया। हाँ ना, इस तरह से हम 4 चेक कर लेते हैं डायरेक्टली। अभी ये खुद चेक कर लेना थर्ड वाला। ठीक है, देखो यार एल बराबर nm-1/2 रखे, तो देखो एल की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो देखो m1 आना चाहिए, तो देखो m1 आ रहा है क्या, हाँ, तो यहाँ 0 रख दिया, 2 × 0 0, तो एन एम बराबर 1, बिल्कुल सही है। अब देखो एल की वैल्यू हम रखते हैं 1, यानी m बराबर 3 आना चाहिए, तो देखो यार एल बराबर क्या रखना है 1, तो देखो 1 रख देते हो, 1 nm-1/2। ठीक है, तो एन एम बराबर हो गया 2+1, ये भी सही है। अब एल की वैल्यू 2 रखें, यानी एम बराबर होना चाहिए 5 के। ठीक है, तो ये यहाँ भी देख लेते हैं। देखो एल की वैल्यू हम यहाँ 2 रखते हैं, nm-1/2, तो एन एम यहाँ 5 आ गया, तो यार ये रिलेशन बिल्कुल सही है। ठीक है यार, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन यार इसको इसी तरह से सॉल्व करना ज़्यादा सही है। बाकी आप चाहो तो यार ये रिलेशन याद भी रख सकते हो। ठीक है, हाँ तो दोस्तों, यार अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं जी स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम एम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं जी स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम एम एस से डिनोट करते हैं। देखो स्पिन क्वांटम नंबर हमको क्या बताता है, टेल्स अबाउट रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑन एक्सिस। देखो हमको यार इलेक्ट्रॉन का रोटेशन है, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा, इसके बारे में बताता है स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम समझते हैं। देखो जो कोई भी ऑर्बिटल है, हमने बात की यार उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, कोई भी जो ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो यार एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज करेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक बार क्या देखो, कोई भी ऑर्बिटल है, जैसे एक ऑर्बिटल है ना, इसमें क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर यार एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और क्लॉकवाइज को हम डिनोट करते हैं +1/2 से, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को हम डिनोट करते हैं -1/2 से। ठीक है, तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +1/2, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो -1/2। ठीक है जी, अब देखो एक फॉर्मूला भी है स्पिन एंगुलर मोमेंटम का। देखो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस एस +1, है ना, रूट में ए और h/2 ये फॉर्मूला हो जाएगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, तो एक बार वापिस क्या, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, √एस +1, ठीक है, बाय इंटू h/2 तो यार इस तरह से ध्यान रखना कि स्पिन क्वांटम नंबर है वो हमको स्पिन के बारे में बताता है, यानी इसके जो इलेक्ट्रॉन है उसके रोटेशन के बारे में बताता है। ठीक है, अब देखो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, एक फॉर्मूला भी होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम का, कि वो क्या होता है, बहुत ही आसान, रूट एस एस +1 इंटू h/2 ये फॉर्मूला होता है, याद रख लेना यार, रख सको तो। ठीक है, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यार स्पिन क्वांटम नंबर भी हमारा खत्म होता है। स्पिन क्वांटम नंबर हमको बताता है स्पिन के बारे में, या कह दो रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, कि यार रोटेशन किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब एक आसान सा क्वेश्चन है नीट 2024 का, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यार एक क्वेश्चन है जी,
नीट 2024 का। ठीक है, हमको बताना है यार, देखो यार ये जो 4 क्वांटम नंबर है वो क्या-क्या डिनोट करते हैं, ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखो हमने क्या-क्या पढ़ा था? एक अभी लास्ट में पढ़ा हमने स्पिन क्वांटम नंबर यानी एमएस। वो हम क्या बता रहा था? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता रहा था। एक हमने पढ़ा एमएल यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये हमको बता रहा था ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, तो यार 2 तो हो गए। एमएल यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। एमएस स्पिन के बारे में बताता है, तो थर्ड और फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट में आ जाएगा थर्ड, बी में आ जाएगा फोर्थ। ठीक है, और एल और एन को हम देखें तो देखो एल क्या था जी? एल था एजम्यूथल क्वांटम नंबर, जो हमको बता रहा था एक तो सबसेल के बारे में, और एक जो शेप है ऑर्बिटल की वो भी बता रहा था। देखो एस है तो स्फेरिकल हो जाएगी, पी डंबल हो जाएगी, डी है तो डबल डंबल हो जाएगी। तो ये 2 चीज़ें बता रहा था, सबसेल और शेप ऑफ ऑर्बिटल। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हम बात करें जिसको हम डिनोट करते हैं एन से, तो एन हमको बताता है एक तो सेल के बारे में और साइज के बारे में, साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, फिर एल है तो सबसेल के बारे में बताता है और बताता है सेफ ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, यानी सी में आ जाएगा फर्स्ट। एन अब एक ही बचा है, इसमें आ जाएगा साइज। ठीक है, साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता है तो आंसर हो जाएगा 4। ये था नीट 2024 का क्वेश्चन। ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों यार अब हम बात कर लेते हैं सीबीएसई एपीएमटी 2012 के क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम एटम। इसका एटॉमिक नंबर है 37। तो देखो यार पीरियोडिक टेबल को हम देखें तो ये है रुबिडियम। ठीक है, ये कौन से ब्लॉक में आ रहा है? एस ब्लॉक में, यानी सबसे क्या है इसका एस, और इसकी एन की वैल्यू कितनी है? 5। ठीक है, एक बार वापस देखो, ये है साहब हमारा रुबिडियम। ठीक है, ये एस ब्लॉक में आता है, यानी सबसे हमारी एस है यहाँ, और एन की वैल्यू है 5। ठीक है, तो यार सबसे अगर एस है तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, तो एन की वैल्यू 5 होनी चाहिए। ठीक है, एल की वैल्यू 0 होनी चाहिए। एल की वैल्यू 0 तो एम की वैल्यू भी 0 ही होगी। ठीक है, तो यार ये देख लो कहाँ है, देखो यहाँ 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 3 हो सकते हैं। फिर देखो एल की वैल्यू 0 कहाँ है? यहाँ केवल यहीं है, तो आंसर तो यही हो गया। ठीक है। हाँ तो दोस्तों यार अब हम बात कर लेते हैं सीबीएसई एपीएमटी 2009 के क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसेबल अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एटम। ठीक है, तो देखो यार पहली चीज़ तो क्या, एन की वैल्यू हमेशा एल से ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखो यार सभी सही है इस हिसाब से, तो क्योंकि एन की वैल्यू सभी में ज़्यादा है एल से। ठीक है, दूसरा एल को चेक करता है, देखो एल बराबर 0, तो देखो एम भी 0 होता है, ये अभी भी हमने देखा। ठीक है, एल बराबर 3 हुआ, तो देखो एम की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? -3 से +3, यानी -3 भी हो सकती है, -2, -1, 0, +1, +2, +3। तो यार ये भी सही है, यहाँ 0 है। अब हम तीसरा वाला चेक करें, एल बराबर 2 है, यानी एम की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? -2 टू +2, यानी -2, -1, 0, +1, +2। तो देखो यार यहाँ तो -3 है, तो ये तो गलत हो गया, तो आंसर यही हो गया। ठीक है, तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं। बिल्कुल सेम सा क्वेश्चन है सीबीएसई एपीएमटी 2007 का। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो देखो पहली चीज़ तो आपको ये याद रख देखनी है हमेशा कि एन है हमेशा एल से बड़ा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पांचों ऑप्शन देखें तो देखो यार यहाँ ठीक है, ये गड़बड़ है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यानी देखो यार एक तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि तो सेकंड तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम आगे और चेक करते हैं। देखो फर्स्ट में देखें एल की वैल्यू 0 है, तो एम की वैल्यू 0 हो सकती है, बिल्कुल सही है। थर्ड वाला देखें तो बी तो हो ही नहीं सकता, तो पहले ही निकल गया। यहाँ एल की वैल्यू 3 है, तो देखो एम की वैल्यू -2 हो सकती है, क्योंकि देखो एल की वैल्यू अगर 3 है तो एम की वैल्यू -3 टू +3 तक हो सकती है, जिसमें आ जाएगा -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। तो ये भी सही है। फोर्थ हम देखें, अगर एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू भी 0 ही होती है, तो ये गलत हो गया। यानी देखो सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ भी चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ क्या है, एल की वैल्यू 2 है, यानी एम की वैल्यू -2 से +2 होगी, यानी देखो -2, -1, 0, +1, +2। तो यार ये भी गलत हो गया। +3 नहीं हो सकती, तो देखो ये तीन जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, 4 और 5, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, तो आंसर सी हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं नोट्स की। आगे हम बात करने वाले हैं जी नोट्स की। देखो नोट्स क्या होता है, वो रीजन होते हैं नोट्स, जहाँ जो पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन पाए जाने की वो 0 होती है। एक बार आप इस देखो, क्या नोट्स क्या है? नोट्स आर द रीजन वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। जहाँ यार इलेक्ट्रॉन पाने की जो संभावना है वो 0 होती है, वो होते हैं नोट्स। अब देखो दो तरह की नोट्स होती है, रेडियल नोट्स
और एंगुलर नोड। देखो यार इनके जो फॉर्मूले हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नंबर ऑफ अगर रेडियल नोड हमको बताना हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन माइनस एल माइनस वन। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल क्या है, एजमिथल क्वांटम नंबर माइनस वन। ठीक है, ये है फॉर्मूला रेडियल नोड के लिए। और एंगुलर नोड के लिए फॉर्मूला हो जाएगा एंगुलर नोड बराबर एल। ठीक है, इतना सा है जी। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आया था नीट 2020 में, द नंबर ऑफ एंगुलर नोड एंड रेडियल नोड इन 3s। यानी देखो एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू होगी 3। ठीक है, और देखो एल है। ठीक है, देखो यहाँ क्या है, सबसेल एस, एस के लिए एल होता है 0। तो देखो एन और एल की वैल्यू हमको मिल गई। ठीक है, तो एक बार वापस देखो, हमको 3 एस के बारे में पूछा है। ठीक है, देखो यार यहाँ क्या है, सबसे पहले हम बताते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा। देखो 3 है तो यहाँ 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको सेल के बारे में बताता था, या कह दो ऑर्बिट के बारे में बताता था। तो तीसरे ऑर्बिट में है तो एन की वैल्यू होगी 3। और एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ एस है, एस जो एस होता है सबसेल। ठीक है, यहाँ एल की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, देखो एंगुलर नोड है, इसका फॉर्मूला हमने देखा था। देखो एंगुलर नोड बराबर होता था एल के। तो देखो एल की वैल्यू 0 है तो एंगुलर नोड है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, अब आता है रेडियल नोड। रेडियल नोड का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, एक सेकेंड, रेडियल नोड है उसका फॉर्मूला क्या था जी, रेडियल नोड बराबर था एन माइनस एल माइनस। तो देखो एन की वैल्यू है 3, एल की वैल्यू है 0 और माइनस 1 यानी 2। तो आंसर हो जाएगा जी 1। ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है नीट ओडिशा 2019 का। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड एंड 3 टोटल नोड। तो हमको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो देखो क्या, देखो टोटल नोड क्या होती है, टोटल नोड एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड दोनों को मिला के हो जाती है टोटल नोड। तो उसकी वैल्यू है 3। और एंगुलर नोड है उसकी वैल्यू भी 3 है, यानी रेडियल नोड 0 हो जाएगी। देखो टोटल नोड बराबर होता है एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड, इन दोनों को मिला देंगे तो टोटल नोड आ जाएगी। तो देखो टोटल नोड की वैल्यू है 3, एंगुलर नोड की वैल्यू भी 3 है, रेडियल नोड कितनी होनी चाहिए, 0। तभी तो ये पॉसिबल है। और देखो एक और बात आपको समझ में आएगी यहाँ से, देखो एंगुलर नोड है वो बराबर होता है एल के, अभी हमने देखा। ठीक है, और यहाँ एंगुलर नोड की वैल्यू दे रखी 3, यानी एल की वैल्यू आ जाएगी 3। यानी जो सबसे होगा वो कौन सा होगा, एफ होगा। देखो एल की वैल्यू 0 है तो सबसे होता है एस, एल की वैल्यू 1 है तो सबसे होता है बी, सॉरी पी, 2 है तो सबसेल होता है डी, और 3 है तो सबसेल होता है एफ, यानी एफ हो सबसेल एफ होगा। तो देखो यार आंसर तो यहीं से आ गया, ए की जगह एफ है, यानी आंसर सी हो गया। लेकिन हम इसको आगे भी लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है, रेडियल नोड की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, देखो रेडियल नोड बराबर क्या होता है, रेडियल नोड बराबर होता है एन माइनस एल माइनस वन। तो दोस्तों अगर पहला ऑप्शन देखें तो देखो 5p, क्या रेडियल नोड की वैल्यू 0 है तो हम देख लेते हैं। देखो एन की वैल्यू होगी 5, एल की वैल्यू एल की वैल्यू होगी 1 माइनस 1, यानी आंसर हो गया 3। यानी देखो रेडियल वैल्यू नोड है उसकी वैल्यू 3 आ गई, तो ये तो होगा नहीं हमारा आंसर, हमको तो 0 चाहिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखें तो ये है 3d। यहाँ रेडियल नोड कितनी आ जाएगी, देखो एन की वैल्यू 3, डी यानी एल की वैल्यू 2 हो जाएगी माइनस 1। यहाँ रेडियल नोड तो 0 हो गया। ये बात तो सही है लेकिन आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो यार यहाँ एंगुलर नोड की वैल्यू दे रखी है एल बराबर 3 के। तो देखो एल बराबर 3 होना चाहिए, यहाँ तो एल बराबर 2 है तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन देखें तो देखो यार यहाँ है 4f, रेडियल नोड की वैल्यू निकालें तो देखो एन बराबर 4, एल की वैल्यू है 3 माइनस 1, यानी 0, रेडियल नोड भी 0, और एंगुलर नोड की वैल्यू है 3, यानी एल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3। तो एल की वैल्यू भी 3 है क्योंकि यहाँ एफ है, सबसे एफ है, तो ये आंसर ही हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखो लास्ट ऑप्शन भी अगर हम देखें तो वो भी देख लेते हैं फटाफट। देखो यहाँ है 6d, एन की वैल्यू होगी 6, डी की वैल्यू होगी 2 माइनस 1 तो 3, तो रेडियल नोड की वैल्यू 0 नहीं है तो ये आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम नंबर की। आगे हम बात करने वाले हैं जी एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम नंबर की। इसमें पहला आता है आहभाव प्रिंसिपल। इसमें पहला आता है जी आहभाव प्रिंसिपल। ठीक है, देखो यार ये क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, हमको अगर इलेक्ट्रॉन फिल करने ऑर्बिटल में तो हमको किस ऑर्डर में फिल करने चाहिए, एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर में। ठीक है, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। देखो जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा उसको बाद में फिल करना है, और जैसे कम है उस ऑर्बिटल को हमको पहले फिल करना है। ठीक है, तो हम बात करें दो ऑर्बिटल है। ठीक है, दो ऑर्बिटल ले लेते हैं हम, ये
इसको हम एक्स बोल देते हैं और इसको वाई बोल देते हैं। मान लो यार वाई की एनर्जी है ज़्यादा, एक्स की कम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, एक्स में जिसमें एनर्जी कम है, और बाद में किस में आएंगे जिसमें एनर्जी ज़्यादा है। तो एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर में हमको क्या है, इलेक्ट्रॉन को फिल करना है ऑर्बिटल में। अब देखो हम आगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, जैसे अगर हम बात करें 3D और 4p की, तो देखो यार यहाँ n प्लस एल है, वो तो सेम आ रहे हैं। देखो 3D है, इसका n प्लस एल निकालें हम, तो देखो यार n हो गया 3, l हो गया 2 के बराबर, तो आ गया 5। 4p का निकालें तो देखो 4, p का l होता है 1 यानी 5, दोनों का ही 5 आ गया। तो एनर्जी किसकी ज़्यादा है, तो देखो यहाँ क्या आता है, अगर n प्लस एल सेम आ जाए तो जिसका n ज़्यादा उसी की एनर्जी ज़्यादा है, यानी n देखो यहाँ 4 है यहाँ 3 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ 4p का ज़्यादा है तो एनर्जी भी इसी की ज़्यादा होगी। ठीक है। हाँ तो दोस्तों यार अब हम बात करने वाले हैं नीट 2019 के क्वेश्चन की। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार। ठीक है, हमको बताना है यार ये जो 4D 5p 5f और 6p है, इनमें से एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। देखो हमको कैसे पता चलेगा इसकी एनर्जी के बारे में, n प्लस एल रूल से। ठीक है, जिसका n प्लस एल ज़्यादा उसी की एनर्जी ज़्यादा, और कहीं सेम आ गया ये तो जहाँ n की वैल्यू ज़्यादा है उसी की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलो यार सबकी एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले आता है 4D। ठीक है, यहाँ हम n प्लस एल की वैल्यू निकालते हैं। देखो n की वैल्यू होगी 4, d की वैल्यू होगी 2, तो n प्लस एल की वैल्यू आएगी 6 के बराबर। अगला है 5p, n की वैल्यू होगी 5, एल की वैल्यू आ गई 1, पी है तो एन जो एल है उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो एन प्लस एल की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, एक बार सबकी निकाल लेते हैं फिर हम ऑर्डर है उसका कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, अब आता है 5f, एन की वैल्यू आ जाएगी 5 के बराबर, एफ है तो एल की वैल्यू हो जाएगी 3, यानी टोटल वैल्यू आ गई 8। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है इसमें 6p। ठीक है, तो देखो यार एन की वैल्यू आ गई जी 6 के बराबर, पी है यानी एल है जो आ जाएगा 1 के बराबर यानी 7। तो देखो यार सबसे ज़्यादा किसमें आई, एन प्लस एल की वैल्यू 4f की है, फिर आई 6p में। अब हम बात करें 4D और 5p में, तो दोनों में सेम आ रही है 6 6। तो देखो मैंने बताया था अगर एन प्लस एल का ही सेम हो जाए तो जहाँ एन का नंबर ज़्यादा है उसी की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, यानी 5p है इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगी 4D और 5p में। ठीक है, सबसे ज़्यादा होगी 8 का है 5f में, फिर आ जाएगी 6p की, फिर 5p की, और सबसे कम हो जाएगी 4D की। ठीक है, और आंसर क्या आ जाएगा, डी। सबसे ज़्यादा होगी 5f की, फिर 6p की, फिर 5p की, फिर सबसे कम 4D की। देखो यहाँ n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा, सॉरी n प्लस एल की वैल्यू सेम आई थी। ठीक है, 5p और 4D में, लेकिन हमने क्या देखा है, हमको अगर अगर सेम आ जाए n प्लस एल की वैल्यू तो n की वैल्यू देखनी, तो n की वैल्यू 5 यहाँ ज़्यादा थी तो इसलिए 5p ज़्यादा हो गया 4D से। ठीक है जी। अब यार हम बात करने वाले हैं AIPMT 2015 के क्वेश्चन की। सेम सा क्वेश्चन है, देखो यहाँ भी क्या है, ये सब दे रखे हैं और बाइटल, और हमको एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम बताना है कि इसमें 3s में, 4s में, 3p और 3d में। तो यहाँ भी ये क्या है, n प्लस एल रूल लगाना है हमको। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम 3s से। ठीक है, यहाँ n प्लस एल की वैल्यू हम देखते हैं, n की वैल्यू है 3, s है तो l की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी n प्लस एल की वैल्यू आ गई 3 के बराबर। ठीक है जी। अगला ऑप्शन है 3p का। 3p में हम देखें तो n की वैल्यू है 3, एल की वैल्यू हो जाएगी 1, पी है तो 1, तो यहाँ आ जाएगा एन प्लस एल की वैल्यू 4। 3D में देखें तो एन की वैल्यू है 3, एल है, ठीक है, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी है तो 2 के बराबर यानी 5, है ना, और एक है हमारे पास लास्ट 4s। तो देखो एन की वैल्यू होगी 4 के बराबर, एस की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ एन प्लस एल की वैल्यू 4 के बराबर आएगी। यानी देखो यार सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी 3p की, सॉरी सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी 3D की, कितनी 5, यानी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी 3D की। फिर देखो दो सेम आ गई किसकी थी, 4s की एंड 3p की। 4s और 3p की दोनों की सेम आई है 4 4। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो n प्लस एल सेम हो गया, यानी जहाँ n की वैल्यू ज़्यादा वहाँ एनर्जी भी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा, यानी देखो यार n की वैल्यू 4s में ज़्यादा है तो इसके बाद आ जाएगा 4s, फिर आ जाएगा 3p, और सबसे कम हो जाएगी 3s की। तो ये आ जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, एनर्जी का। ठीक है जी, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है जी, तो इसका आंसर डी होगा, गलत दे रखा है यहाँ। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, एन प्लस एल रूल लगाना है। ठीक है, जहाँ एन प्लस एल ज़्यादा एनर्जी भी उसी की ज़्यादा, दोनों सेम आ गए तो एन की वैल्यू जिसकी ज़्यादा, ठीक है, उसी का एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी उसी ऑर्बिटल की।
बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं इस तरह के। हाँ तो दोस्तों यार अब हम बात करें सीबीएसई एपीएमटी 2011 का। एन बराबर 6 दे रखा है और हमको बताना है यार इलेक्ट्रॉन फिल करने का ऑर्डर क्या होगा। तो हमको पता है यार एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं ऑर्बिटल की। तो देखो यार ऑर्बिटल की एनर्जी निकाल लेते हैं हम और क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाएगा इस तरह से। तो देखो यार एन बराबर 6 है, एन एस यानी ये हो जाएगा 6s, एन माइनस 1d, एन की वैल्यू है 6, -1 करेंगे तो 5d हो जाएगा ये, एन माइनस 2f। ठीक है, एन है 6 - 2 यानी 4f हो जाएगा ये, और एन पी यानी 6p। तो इनमें से हमको बताना है एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी है, उसी का ऑर्डर हम बता देंगे। ठीक है, तो देखो यार एन प्लस एल रूल लगाते हैं। 6f है तो इसका एन प्लस एल कितना होगा जी। देखो एन है 6, एल की वैल्यू 0 यानी एन प्लस एल आ गया 6 के बराबर। ठीक है, 5d की हम बात करें तो देखो 5, एन की वैल्यू 5 होगी, एल है इसकी वैल्यू 2 होगी, डी है तो देखो 5 + 2 7। ठीक है जी। 4f की बात करें तो देखो यार 4f में एन की वैल्यू की 4, एल की वैल्यू होगी 3 तो यहाँ भी 7 आ गया। ठीक है जी। यहाँ हम देखें 6p में तो देखो 6p है, यहाँ देखो एन की वैल्यू 6 है, एल की वैल्यू होगी 1 तो यहाँ भी 7 आ गया। तो देखो यार इन सभी में क्या है, देखो इसकी वैल्यू तो सबसे कम हो जाएगी 6s की, और बाकी यार इन्हीं में सब में एन प्लस एल की वैल्यू सेम आ गई 7 7 7। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ आपको पता ही होगा, देखो अगर एन प्लस एल की वैल्यू सेम आता है तो जहाँ एन की वैल्यू ज़्यादा है वो उस वहीं एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो देखो एनर्जी की वैल्यू इन तीनों में सबसे ज़्यादा हो जाएगी 6p की, क्योंकि एन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है यहाँ। फिर आ जाएगी 5d की, और सबसे कम हो जाएगी 4f की। ठीक है, तो यार यही ऑर्डर होगा। ठीक है, तो 6p की एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर 5d की, फिर 4f की, और सबसे कम 6s की। ठीक है, तो यार आंसर हो जाएगा डी। ठीक है जी, तो इस तरह से यार ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6p की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, फिर किसकी होगी जी 5d की, फिर 4f की, और सबसे कम 6s की। तो ये आ जाएगा आंसर डी। हाँ तो दोस्तों यार एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम नंबर में अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं हुंस रूल की। देखो हुंस रूल क्या कहता है इसको हम समझते हैं। हुंस रूल ये कहता है कि कोई भी ऑर्बिटल जो सेम एनर्जी की, जैसे हम बात करें पी की, ठीक है, यहाँ 3 ऑर्बिटल है पी के। अब देखो यार इसमें हमको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे। ठीक है, तो यार देखो हम इलेक्ट्रॉन इसमें जो फिल करेंगे वो इस तरह से करेंगे ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन रहे। जैसे हमको 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो देखो हम किस तरह से करेंगे, पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ठीक है, इसको ऐसे मत कर देना कि यार पहले में 2 रख दिए, फिर दूसरा, फिर इसमें भी 2, फिर तीसरा इसमें भी 2। इस तरह से नहीं, कैसे करना है कि यार मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन रहे। जैसे पहले एक ये कर दिया, फिर ये, फिर ये, फिर अब कुछ नहीं बचा तो फिर पैरिंग कराएंगे, फिर तीसरा सॉरी चौथा आ गया, फिर पांचवा, फिर छठा। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या करना है, फिल करना है इलेक्ट्रॉन। देखो यार ये हम क्यों कर रहे हैं, तो देखो यार जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो क्या है, वह रिपल्सन भी कम होगा। देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, दोनों पास पास आएंगे तो यार यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा। ठीक है, हुंस रूल यही है। देखो हुंस रूल ये कहता है कि अगर सेम एनर्जी लेवल है ऑर्बिटल का, तो हमको इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल करने हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन रहे। जैसे हम पी है, पी में 3 इलेक्ट्रॉन फिल करना होगा, अगर हमको P3 की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, 1 2 3, ये 3 आ गए। ठीक है, इस तरह से मत कर देना यार, कैसे 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर 2 इसमें कर दिया फिर 1 इसमें। ठीक है, तो इस तरह से नहीं करना, हमको इस तरह से करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन रहे। ठीक है, इस तरह से हम बात करें D4 की, तो देखो कैसे फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन इसमें। देखो डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। ठीक है, तो देखो यार कैसे करेंगे, 1 2 3 4, इस तरह से करेंगे। अगर 6 करना हो तो फिर देखो 4 हो गए, 5 और फिर 6, इस तरह से है ना। इस तरह से मत कर देना यार, 4 इलेक्ट्रॉन फिल करना हो तो 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 हो गए। इस तरह से नहीं, इस तरह से करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन रहे। ठीक है, यार यही है हुंस रूल तो। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम नंबर में। अगला आता है पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। ठीक है, देखो ये क्या कहता है कि एक ही एटम के दो इलेक्ट्रॉन, एक ही एटम के दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। देखो क्या पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक ही एटम के दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2p में बीच वाले पी जेड की बात कर लेते हैं। ठीक है, पी जेड ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं, 2p z की। ठीक है, अब देखो ये ऑर्बिटल है 2p z का। ठीक है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 2। तो देखो यार ये एन है, वो क्या है 2, दोनों इलेक्ट्रॉन देखो 2 इलेक्ट्रॉन है,
दोनों इलेक्ट्रॉन का देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है वो सेम हो गया। ठीक है, एल की बात करें तो p है तो देखो दोनों का एल हो गया। ओरिएंटेशन m की बात करें तो p जेड में है तो भी सेम हो गया। लेकिन स्पिन की बात करें तो देखो यार, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज होगा, ये अगर यार ये अगर क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। यानी स्पिन फिर कहीं भी सेम नहीं होगी, स्पिन अलग अलग होगी। तो इस तरह से चारों क्वांटम नंबर किसी भी हाल में सेम नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ देखो हमने एग्जाम्पल देखा किसका, पी जेड का, टू पी जेड का। यहाँ क्या है, एन सेम था, एल भी सेम था, एम सेम था, लेकिन स्पिन अलग अलग होगी, है ना। कोई ऑर्बिटल है पी जेड का, इसमें अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो एक क्लॉकवाइज होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इस तरह से चारों जो चारों क्वांटम नंबर है वो कभी भी सेम नहीं हो सकते। ठीक है, देखो यार एक और क्वेश्चन है नीट 2016 का। टू इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिसटिंग्विश्ड बाय। देखो दो इलेक्ट्रॉन है इसका सेम ऑर्बिटल है तो उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं, तो स्पिन क्वांटम नंबर से अलग कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखो यार एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार इस तरह से हमारा जो वीडियो है एटॉमिक स्ट्रक्चर पे वो खत्म होता है। देखो हमने थ्योरी को भी बहुत अच्छे से देख लिया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो 20 सालों के वो भी हमने देख लिए हैं। तो यार वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।